इस दुनिया में चुड़ैलें मौजूद हैं। उनके पास अकल्पनीय क्षमताएं थीं और इसलिए उन्हें बुराई का अवतार माना जाता था। हमारा नायक चेन यान, जो एक आधुनिक इंजीनियर था, एक मध्ययुगीन राजकुमार के शरीर में चला गया, जिसने अपना जीवन आधुनिक औद्योगिक तकनीक और जादुई क्षमताओं को एक साथ मिलाकर एक मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जहां उसकी मुलाकात उसकी चुड़ैलों के हैरम से होती है। कहानी की शुरुआत चेन यान से होती है, जिसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, उसके कंधे पर थपथपा रहा है और उसके कानों में फुसफुसा रहा है, जागो महाराज, जागो महाराज। उसने सुना। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए, उलझन में जागते हुए, यह नहीं जानते हुए कि वह कहां है, एक ठंडी धातु की कुर्सी पर बैठा हुआ, अपनी आंखों से उसने छोटे लकड़ी और ईंट के घरों के साथ एक अजीब परिदृश्य देखा और लोगों का एक समूह एक साथ खड़ा था और कुछ ऐसा गा रहा था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाया था। उसके मस्तिष्क में स्मृति अचानक से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। वह ग्रेकैसल राज्य के चौथे राजकुमार रोलैंड विंबल्डन के शरीर में है। हमें सिंहासन के लिए लड़ाई से परिचित कराता है। रोलैंड के पिता द्वारा बनाया गया एक डिक्री, यह तय करने का एक डिक्री कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उनके सभी 5 बच्चों को एक कार्य सौंपा गया है। उन्हें 5 अलग अलग क्षेत्रों में भेजना है और 5 वर्षों के दौरान शासन करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन करना है। फिर वह तय करेगा कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। चेनिन, अब से हम उसे रोलैंड के नाम से संदर्भित करेंगे। रोलैंड को जल्द ही एहसास हो गया कि यह एक वीडियो गेम नहीं है, यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं थी, क्योंकि सभी की शुरुआती स्थितियां समान नहीं थीं। फिर कहानी हमें 4 अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों से संक्षिप्त रूप से परिचित कराती है। पहले राजकुमार के पास बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति है, लेकिन सिर्फ वह ताकत के बारे में सोचता है। दूसरा राजकुमार बहुत अमीर है, लेकिन कपटी है। तीसरी राजकुमारी, जिसकी सैन्य शक्ति और कमांडिंग विशेषता जड़ से ज्यादा है, वह भी बहुत क्रूर है। सबसे छोटी राजकुमारी की बात करें, जो बहुत बुद्धिमान, सुंदर लेकिन शांत है। अंत में हमारा नायक रोलैंड, चौथा राजकुमार, अपना सारा समय शराब पीने और मौज मस्ती करने में बिताता है और उसे मौत को गले लगाना पसंद है। उसे इस सीमावर्ती शहर में नियुक्त किया गया था, जहां एक पक्षी भी शौच नहीं करना चाहेगा, और एक अविकसित शहर जिसकी आबादी कम है, गरीब है और जहां मलमूत्र को लापरवाही से इधर उधर फेंका जाता है। रोलैंड ने अपना सिर ढक लिया, यह समझते हुए कि वह कितनी भयानक स्थिति में है। इससे पहले कि वह अपने विचार समाप्त करता, भूरे बालों से भरे चेहरों वाले बूढ़ों के एक समूह ने रोलैंड से फांसी शुरू करने का आग्रह किया। रोलैंड ने चारों ओर देखा और उसने लोगों को केंद्र चौक पर खड़े देखा। सभी एक जगह की ओर देख रहे थे। यह फांसी का तख्ता था, एक मध्ययुगीन उपकरण जिसका इस्तेमाल अपराधियों को फांसी देने के लिए किया जाता था। फांसी के तख्ते पर एक व्यक्ति के ऊपर भांग की रस्सी बंधी हुई थी, जिसने एक गंदी ग्रे शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसकी छाती थोड़ी उठी हुई थी, लंबे सुनहरे बाल और पतली काया थी। यह बताना मुश्किल नहीं है कि यह एक महिला थी जो स्टैंड पर कांप रही थी, जबकि हवा उसके बालों से होकर बह रही थी। रोलैंड ने अपने मन में इस तरह के व्यवहार की निंदा की। वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सकता था, समझ नहीं पा रहा था कि लोग ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेंगे। रोलैंड ने यह कहकर टालने की कोशिश की कि वह थक गया है, वह किसी और दिन फांसी देना चाहता है। अचानक रोलैंड के मुख्य शूरवीर कार्टर ने रोलैंड को फांसी जारी रखने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि चुड़ैल की पहचान पहले ही हो चुकी है। उसे मार दिया जाना चाहिए। डर है कि दूसरी चुड़ैलें आकर उसे बचा सकती हैं। शूरवीर को देखकर रोलैंड अपने मन में सोचता है, एक शूरवीर जिसका हाथ एक औसत व्यक्ति के धड़ से बड़ा है, वह अपने से आधी आकार की लड़कियों से डरता है। कितना हास्यास्पद है। रोलैंड यह कहते हुए चला गया, कुछ और चुड़ैलों को आकर्षित करना बेहतर है ताकि वे सभी को एक साथ पकड़ सकें। आगे कुछ बताए बिना रोलैंड अपने जीर्ण शीर्ण महल में वापस चला गया और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोलैंड को आखिरकार यह समझने का समय मिल गया कि क्या हो रहा है। वह शायद बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मर गया होगा और इस दुनिया में आ गया होगा। रोलैंड ने जल्द ही एक अपरिचित दुनिया में जाने के डर पर काबू पा लिया। रोलैंड के रूप में अपनी पहचान स्वीकार कर ली और इस दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया। उस दिन बाद में रोलैंड और कार्टर, मुख्य शूरवीर, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बॉर्डर टाउन जेल के निचले हिस्से में पहुंचे। कार्टर लगातार एक चुड़ैल के खतरे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन रोलैंड बस उसे यह कहते हुए चिढ़ाता है कि उसका मुख्य शूरवीर एक लड़की से कैसे डर सकता है। कुछ क्षण बाद वे जेल के निचले हिस्से में पहुंच गए। यह एक छोटी सी कोठरी थी जो मोटी धातु की सलाखों से ढकी हुई थी। कोठरी में एक लड़की कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसने वही गंदी पतली ग्रे शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह खड़ी हो गई और सीधे रोलैंड को घूरने लगी। रोलैंड को शर्म आ गई जब उसने देखा कि वह युवती कितनी खूबसूरत थी। उसकी आंखें हल्की नीली थीं, झील की तरह शांत। वह उसकी आंखों में कोई डर, गुस्सा या नफरत नहीं देख सका। रोलैंड ने उसे करीब चलने के लिए कहा ताकि वह उसे करीब से देख सके। कार्टर तुरंत रोलैंड के सामने कूद गया, उसे पास न चलने के लिए कहा और उन्हें फिर से चेतावनी दी कि एक चुड़ैल कितनी खतरनाक होती है। रोलैंड ने कार्टर के कंधे पर थपथपाया और उसे शांत रहने के लिए कहा। रोलैंड ने फिर चुड़ैल की कहानी सुनने के लिए कहा। फिर उसने बताया उसका नाम अना है और उसके पिता खदान में काम करते थे।
लेकिन खदान ढह गई और वह अंदर फंस गया। एक खदान कर्मचारी ने अवसर का फायदा उठाया और उसके पास मौजूद कीमती सामान चुरा लिया। इसे एना के पड़ोसी जोड़े ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर ने पड़ोसी जोड़े पर कुदाल से हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया, और जैसे ही उसने पड़ोसी को मारने की कोशिश की, एना ने अपनी क्षमता जगाई और चोर को मार डाला और जला दिया। बाद में उन्होंने एना के पिता को खदान से बचाया और एना ने पड़ोसी से विनती की कि वह उसकी शिकायत न करे। रोलैंड ने एना को बीच में रोका और ऐसा लगा कि पड़ोसी ने उसकी शिकायत की होगी। पता चला कि एना के पिता ने ही उसकी शिकायत की थी। एना के कबूलनामे को सुनने के बाद मंत्री ने फिर से रोलैंड से उसे मार डालने का आग्रह किया। रोलैंड ने मना कर दिया और चुड़ैल की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। रोलैंड ने जो कहा उसे सुनने के बाद एना ने हंसना शुरू कर दिया। रोलैंड का उपहास किया और उससे सवाल किया कि तुम देखना चाहते हो कि तुम लोग शैतान की तथाकथित शक्ति क्या कहते हो। रोलैंड अविचलित था और उसने शक्ति देखने की मांग की। एना ने एक लॉकेट पहना हुआ था जो चुड़ैलों की शक्ति को दर्शाता है। एना रोलैंड की बहादुरी से हैरान थी। सीधे खड़े होकर रोलैंड की आंखों में देखा और उससे कहा कि उसकी जिज्ञासा उसे मार सकती है। इससे पहले कि एना अपनी बात पूरी कर पाती, रोलैंड ने अपना हाथ लॉकेट की ओर बढ़ाया और लॉकेट को फाड़ दिया। एना स्तब्ध थी। वह रोलैंड को देखकर चौंक गई क्योंकि रोलैंड ने टूटे हुए लॉकेट को अपने पीछे फेंक दिया और एना से फिर से अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा। कुछ सेकंड बाद एना के नंगे पैरों के नीचे ज्वाला की चिंगारी उठने पर सेल में गर्मी भर गई। चमकदार रोशनी में फूटते हुए रोलैंड चकित था। उसी समय वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। क्या यह रसायन विज्ञान था, किसी तरह की तकनीक, या असली जादू? तुरंत और धीरे धीरे सेल गेट की ओर चलते हुए लपटें इतनी गर्म थीं कि उन्होंने धातु की छड़ को तरल रूप में पिघला दिया। कार्टर जल्दी से रोलैंड के सामने पहुंचा और उसे बचाने की कोशिश की। रोलैंड हैरानी से पिघली हुई धातु की छड़ों को देखता है, चुड़ैलों की शक्ति से चकित होता है। अंततः समझ जाता है कि लोग उनसे इतना डरते क्यों हैं, और एक अपनी पीठ के पीछे बंधी रस्सी को जला देती है और अपना हाथ उठाती है। रोलैंड के करीब और करीब आती जाती है। कुछ क्षण बाद लपटें गायब हो जाती हैं, जैसे कि भाप और जलती हुई धातुओं की गंध के अलावा कुछ हुआ ही न हो। रोलैंड को अंततः इस बात की पुष्टि हो गई कि इस दुनिया में वास्तव में जादू मौजूद है। वह डर में नहीं था, वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह यह सोचकर बेहद उत्साहित था कि उसकी शक्ति का उपयोग कितनी चीजों पर किया जा सकता है। भाप इंजन, स्टील गलाने, लोहे की ढलाई और आधुनिक उपकरणों को तैयार करना। एना ने उसकी ओर देखा। रोलैंड को बताया कि उसने उसकी जिज्ञासा को पूरा किया है। अब उसे मार डालो। नाजुक लेकिन मजबूत लड़की को देखते हुए, जिसने मुश्किल से कपड़े पहने हैं, रोलैंड ने अपनी जैकेट उतारी और उसे एना पर फेंक दिया। अपने हाथों को आगे बढ़ाया और आत्मविश्वास से कहा कि उसने एना को काम पर रखने का फैसला किया है। एना की शक्ति को देखने के बाद रोलैंड ने तुरंत ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में सोचा, जो बताता है कि पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी की स्थिति एक अलग प्रणाली के रूप में हमेशा समय के साथ बढ़ेगी। लेकिन इस दुनिया में जादू की शक्ति से इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है, और यह सतत गति मशीन के आविष्कार से भी अधिक प्रभावशाली है। मंत्री को यह सुनकर बहुत झटका लगा कि रोलैंड एक चुड़ैल को काम पर रखना चाहता है। रोलैंड खुद को समझाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत मंत्री से एक रोजगार अनुबंध तैयार करने की मांग की। साथ ही मंत्री से एना के रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। जेल से निकलने के बाद रोलैंड अपने निवास पर लौट आया। मंत्री ने उसे यह समझाने का प्रयास जारी रखा कि चुड़ैलें कितनी खतरनाक हैं और रोलैंड का व्यवहार बहुत जोखिम भरा है। रोलैंड ने मंत्री को बीच में टोकते हुए कहा कि वह चुड़ैलों को राक्षस या राक्षस नहीं मानता। फिर उसने कहा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई सेना नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अपने साथी भाई बहनों से मुकाबला करने के लिए उसे चुड़ैलों की मदद की जरूरत है, और लोगों को चुड़ैलों के प्रति अपने पूर्वाग्रह को खत्म करना चाहिए। मंत्री रोलैंड के भाषण से चकित रह गए। इसके बाद रोलैंड ने मंत्री से एना को उसके पास लाने के लिए कहा। इस बीच एना को 2 नौकरानियां नहला रही थीं। उसे साफ करने के बाद नौकरानी एना के लिए एक काम का पहनावा लेकर आई जिसे वह पहन सके। अजीबोगरीब पोशाक देखकर एना थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसने इसे पहनने का फैसला किया। निवास के बाहर एक नौकरानी एना को रोलैंड की ओर ले जा रही है। रोलैंड और कार्टर एक लकड़ी की झोपड़ी को देख रहे हैं जिसे उन्होंने एना के लिए गलाने का अभ्यास करने के लिए बनाया था। कुछ ही क्षण बाद एना वहां पहुंच गई। एना को उसके नए परिधान में देखकर रोलैंड हक्का बक्का रह गया। एना को उसके लंबे रेशमी चमकदार बाल, दूधिया त्वचा, खूबसूरत खिले हुए रूप, दुबले पतले लेकिन आनुपातिक शरीर के साथ देखा। रोलैंड की ओर देखते हुए हल्का सा शर्मा गई। और जादूगर के वस्त्र बहुत भारी हैं, लेकिन नौकरानी का पहनावा एना के लिए एकदम सही है। और उसने पूछा कि रोलैंड उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, यहाँ तक कि उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर रहा है। जैसे ही उसके दिमाग में यादें कौंधती हैं कि उसे डायन होने का पता चलने के बाद हर कोई उसके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा था, रोलैंड ने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह इन बकवासों पर विश्वास नहीं करता। वह एना पर भरोसा करता है और उसकी शक्ति में विश्वास करता है।
एना की आंखों में कुछ चमक उठी। जैसे ही उसने रोलैंड के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, उसका हाथ पकड़ा और रोलैंड की सहायता करने और उसकी शक्ति को नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने का तरीका सीखने का वादा किया। लकड़ी की झोंपड़ी में कमरा भाप से भर गया। एना भारी सांस ले रही थी और अपनी क्षमता को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रही थी। कई बार असफल होने के बाद उसके पैरों से लपटें उठती रहीं, जल्द ही फैल गईं और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फूफ! अचानक एना ने आग पर नियंत्रण खो दिया और उसके कपड़े फिर से जल गए। अचानक उन्होंने दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। उसके बाद कार्टर और मंत्री झोंपड़ी की ओर दौड़े और बताया कि गश्ती दल ने राक्षसी जानवरों के निशान की सूचना दी है। एना सहित सभी लोग हैरान और चिंतित थे, लेकिन इससे रोलैंड भ्रमित हो गया। अब से हम मंत्री को उसके असली नाम से ही पुकारेंगे। बारकोव ने खुलकर दरवाजा खोला और रोलैंड को बताया कि दानव का महीना जल्द ही आने वाला है। दानव का महीना? रोलैंड ने एक क्षण सोचा। धीरे धीरे उसे यह वाक्यांश याद आ रहा था, लेकिन वह अभी भी उलझन में था। रोलैंड ने एना की ओर देखा। एना भयभीत लग रही थी और उसके चेहरे के भाव से रोलैंड को स्थिति की गंभीरता का पता चल गया। बारकोव ने बताया कि राक्षस का महीना पहली बर्फबारी के बाद सर्दियों के समय में आता है। सूर्य धुंधला और धुंधला हो जाएगा, फिर पहाड़ के भीतर नरक से जुड़े द्वार खुल जाएंगे। दुर्भाग्यवश सीमावर्ती शहर में रक्षा करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार सीमावर्ती शहर के निवासियों को निकटतम गढ़, जो कि चांगू गढ़ है, की ओर पलायन करना होगा। बारकोव ने रोलांड को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा सदैव प्राथमिकता रहेगी। रोलांड ने बारकोव से पूछा कि क्या उसने पहले कभी नरक का द्वार देखा है। बारकोव ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, एक साधारण व्यक्ति के लिए इसे देखना असंभव है। लोंगजी पर्वत पर चढ़ना असंभव है और पहाड़ के पास जाने से भी बुरी आभा का प्रभाव पड़ेगा। इससे मतली आती है और संभवतः व्यक्ति पागल हो जाता है और अपनी चेतना खो देता है। जब तक कि बारकोव ने विराम लिया, रोलांड ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। बारकोव ने एना की ओर देखा और फिर कहा, जब तक कि वह व्यक्ति चुड़ैल न हो, केवल चुड़ैलें ही नरक का द्वार देख सकती हैं, क्योंकि वे पहले से ही संक्रमित हैं। बारकोव की बात सुनने के बाद रोलांड को अच्छा नहीं लगा और वह राक्षसी जानवर के बारे में पूछता रहा। क्योंकि यह पहली बार था जब बारकोव सीमावर्ती शहर में गया था, उसने पहले कोई राक्षसी जानवर नहीं देखा था और इसलिए वह रोलांड के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। बुनियादी जानकारी जुटाने के बाद रोलांड ने अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया। अगर यहाँ के निवासियों को हर साल पलायन करना पड़ा तो शहर का विकास असंभव है। चूंकि चांगूगढ़ राक्षसी जानवर के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम है, इसका मतलब है कि जानवरों को हराया जा सकता है। क्योंकि वे अजेय नहीं हैं, तो हम उन्हें सीमा शहर में क्यों नहीं हरा सकते। बारकोव को घबराहट में पसीना आने लगा और उसने रोलैंड से स्पष्ट कहा कि चोंगजी के गढ़ के विपरीत हमारे पास बड़ी ऊंची दीवारें या ड्यूक रयान द्वारा निर्देशित विशिष्ट सैनिक नहीं हैं। रोलैंड ने भौहें सिकोड़ी और अंततः यह समझकर उपहास किया कि सीमावर्ती शहर को इस सटीक स्थान पर केवल एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, और वह उद्देश्य था कि इसका उपयोग गढ़ को चेतावनी देने के लिए। यदि रोलैंड सीमावर्ती शहर का समुचित विकास करना चाहता है तो उसे अपनी जड़ें यहाँ स्थापित करनी होंगी। वह सभी बाधाओं को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन उसे लोगों को यहाँ रहने देना होगा। इसके बाद उसने बारकोव को सभी स्थानीय रक्षकों, शिकारियों और किसानों को अपने पास लाने का आदेश दिया। रोलैंड ने कुछ शर्तें भी रखीं। पहली, उन्हें यहाँ 5 साल से अधिक समय से रहना होगा। दूसरी, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने राक्षस महीने का अनुभव किया हो या पहले राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। आदेश जारी करने के बाद रोलांड और एना मिठाई का आनंद लेने के लिए पिछवाड़े के बगीचे में चले गए। यह पहली बार था जब एना ने इतना स्वादिष्ट केक खाया था। जबकि एना धीरे धीरे और सावधानी से केक चबा रही थी, रोलांड ने एना से राक्षस के महीने के बारे में और बताने के लिए कहा। एना ने अपनी भौहें नीची की और धीरे से बताया कि इस भयावह समय में एक औसत किसान का अनुभव कैसा होता है। अन्ना और उसके पिता जैसे लोगों को भोजन और सोने के बदले में अपनी वार्षिक फसल लेकर गढ़ की ओर पलायन करना होगा। गढ़ उनके रहने के लिए एक अस्थायी शरणार्थी शिविर स्थापित करेगा। राक्षस महीने की अवधि अलग अलग हो सकती है, कुछ 4 महीने तक चलती हैं। लेकिन गढ़ के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनकी फसल केवल 3 महीने की आपूर्ति के लिए ही पर्याप्त है।